इनको पूरे जंगल को इंसानों और जानवरों से खाली करवा दिया जाए ताकि वहाँ राजमहल का एक और किला बनाया जा सके, और जंगल में जो भी संदिग्ध दिखे उसे पकड़ लो, चाहे वह इंसान हो या जानवर। लेकिन राजा को कोई सूचना नहीं मिलनी चाहिए। वो राजमहल मेरे लिए बनेगा, मैं अलग से एक राज्य बनाऊंगा। महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इस मंत्री की गुप्त योजनाओं के सबूत भी दिखा सकती हूँ। मैंने इसे सैनिकों और अन्य अधिकारियों से मिलकर जंगल को खाली करवाने की साजिश करते हुए सुना था। यह केवल जंगल को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आपकी प्रजा के खिलाफ काम भी कर रहा है। मंत्री रघुनाथ, क्या यह बात सच है? यह लोमड़ी सच बोल रही है क्या? इसी गांव में रहने वाले रामू, उसकी पत्नी गीता और उनके 2 बच्चे, छोटा बेटा राज और बड़ी बेटी खुशी, अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठे थे। रामू किसान था और दिन भर खेतों में मेहनत करता था। सर्दियों में खेतों का काम कम हो जाता था, लेकिन रामू का जीवन संघर्षपूर्ण था। परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाना आसान नहीं था। गीता एक कुशल गृहिणी थी जो अपने पति और बच्चों का हर तरह से ख्याल रखती थी। बच्चों, लकड़ी लेने जाना पड़ेगा। आग के लिए हमारे पास में कोई ज्यादा लकड़ियां नहीं बची हैं। हम भी चलेंगे पिताजी, जंगल में लकड़ी लेने आपके साथ। हाँ पिताजी, हम भी चलेंगे। आज तो आपके साथ आपकी मदद करने पिताजी हम भी चलेंगे। जी बच्चों, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब इतना बोल रहे हो तुम, इतना चिल्ला रहे हो, तो चलो मेरे साथ जंगल में लकड़ियां लेने। पर रामू जी, जंगल में ठंड बहुत ज्यादा होगी और जंगल में खतरा भी है और बच्चे छोटे भी हैं, उन्हें घर पर ही रहने दो, आप अकेले ही चले जाइए। अरे गीता, तुम खामखा डर रही हो। डरने की कोई बात नहीं है, जंगल पास में ही है। हम कुछ ही देर में लौट आएंगे, चिंता ना करो। और बच्चे भी तो जा रहे हैं ना, इसलिए लकड़ियां जल्दी इकट्ठा हो जाएंगी। कुछ बच्चे भी हमारी मदद करेंगे, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम गीता चिंता ना करो। वे तीनों घर से जंगल के लिए निकल जाते हैं। तभी उनको रास्ते में गांव का ही व्यक्ति घनश्याम मिलता है। और भाई रामू, अपने बच्चों के साथ में कहाँ जा रहे हो? हाँ भाई घनश्याम, मैं जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। तो बच्चे भी जंगल के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए मैं भी इनको साथ में लेकर आया, क्योंकि मेरी मदद हो जाएगी इनसे। ये भी कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने में मेरी मदद करेंगे, तो जल्दी जंगल से लौटकर आ जाऊंगा। इसलिए हम तीनों जंगल जा रहे हैं घनश्याम भाई। क्या जंगल जा रहे हो लकड़ियां लेने? तो रामू भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ जंगल लकड़ियां लेने। मुझे भी घर से लकड़ियां लेने भेजा है तुम्हारी भाभी ने। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ियां लेने चलता हूँ। मुझे भी बहुत सारी लकड़ियां लेके आना है। रामू अपने बच्चों और गांव के व्यक्ति घनश्याम के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल गांव से थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन वहां के पेड़ पौधों और जानवरों के कारण वह रहस्यमय लगता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को जंगल में अकेले न जाने की सलाह देते थे। बच्चे पास ही खेल रहे थे, तभी वहां एक लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी ने रामू और उसके बच्चों को जंगल में देखा। ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे इन्हें डराना होगा ताकि ये दोबारा जंगल में न आए। मुझे एक योजना बनानी होगी जिससे जंगल छोड़ के चले जाएं। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गई और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी, जिससे जंगल में गूंज पैदा हुई। बच्चे डर कर अपने पिता से चिपक गए। पिताजी, पिताजी, ये आवाज किसकी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, कोई आ रहा है अपने को खाने के लिए। बचाओ पिताजी, ये आवाज किसकी है? अरे बच्चों, अरे चिंता ना करो, मैं यहीं हूँ। कुछ नहीं, यहाँ कुछ जंगली जानवर होंगे, वही निकल के गए होंगे। तुम डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं
और घर की तरफ चलते हैं, जिससे तुम्हें भी डर नहीं लगेगा। तुम चिंता ना करो बच्चों, जल्दी इकट्ठा करो लकड़ियाँ। नहीं पिताजी, अभी चलो जल्दी, हमें डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर आके हमें खा ना जाए। नहीं खुशी बेटा, तुम डर क्यों रही हो? जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और जंगल से बाहर निकलते हैं। क्या पता यहाँ कोई और जंगली जानवर आ जाए। जल्दी करो, फिर चलते हैं। दूसरी ओर जंगल से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा और शानदार राजमहल था। इस महल में राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। वीरेंद्र एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा थे। उनके दरबार में कई मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर उनका मुख्यमंत्री रघुनाथ था। राजमहल के सैनिक हमेशा जंगल में गश्त लगाते रहते थे ताकि कोई दुश्मन वहां छिप न सके। लेकिन हाल ही में सैनिकों ने जंगल में कुछ अनजान हरकतें देखी थीं। राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जंगल में क्या हो रहा है, इनका पता लगाओ। मुझे लगता है कोई खतरा हमारे पास आ रहा है, हमारे राज्य को तबाह करने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है, तुम शीघ्र जाकर पता लगाओ कि क्या हो रहा है जंगल में। उधर लोमड़ी ने इंसानों को डराने की कोशिश तो की, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों और साथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब रामू गांव लौट रहा था, तभी राजमहल के सैनिकों ने रामू को देखा और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई खतरा तो नहीं लगा ना इस जंगल में? ना कोई ऐसी चीज दिखी जिससे तुम्हें डर लग रहा हो? बताओ मुझे। सैनिकों, मैं रामू हूँ और ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा पड़ोसी घनश्याम है। हम यहाँ पर लकड़ियाँ लेने आए हैं, पास के गांव के हैं और हमें जंगल में आकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। तभी कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जैसे ही कोई आया, हम वहाँ से चले आए और हमें नहीं पता कि वो किसकी आवाज़ थी। हमें लगता है कोई जानवर की आवाज़ थी वह तो। क्या डरावनी आवाज़ें? हो सकता है यहाँ कोई आसपास जंगली जानवर हो। तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता हूँ। सैनिकों, चलो चलकर देखते हैं कैसी आवाज़ें हैं और कौन है वहाँ उस जंगल में। सैनिकों ने लोमड़ी को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। वह फुर्ती से झाड़ियों में छिप गई और सोचने लगी, ये सैनिक जंगल में क्यों आए हैं? कहीं ये मुझे पकड़कर मारने तो नहीं आए हैं? कहीं उस राजा को मेरी चालाकी का पता तो नहीं चल गया, इसलिए उसने अपने सैनिकों को जंगल में मुझे ढूंढने भेजा है? ये राजा बहुत चालाक है। मुझे राजा और उसके मंत्री पर कड़ी नजर रखनी होगी और मुझे राजमहल के पास जाकर उनकी हलचल पर नजर रखनी पड़ेगी। लोमड़ी ने राजमहल के सैनिकों की हलचल को देखकर सोचा कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह जानती थी कि राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने राज्य और जंगल की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। मैं आज रात के समय राजमहल के आसपास जाऊंगी और यह पता लगाऊंगी कि सैनिक जंगल में क्यों आए थे। कहीं ये मेरे लिए तो नहीं आए थे। रात को जब पूरा जंगल शांत हो गया, लोमड़ी चुपके चुपके राजमहल के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि सैनिक और मंत्री रघुनाथ एक गुप्त बैठक कर रहे थे। मंत्री कह रहा था, महाराज, जंगल में कुछ अनजाने लोग देखे गए हैं। हमें शक है कि वे हमारे राज्य के दुश्मन हो सकते हैं। हमें तुरंत जंगल की गहराइयों में जाकर उनकी गतिविधियों का पता लगाना होगा, अन्यथा हमारे महल पर हमला हो सकता है दुश्मनों का। लोमड़ी ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसने सोचा, अगर राजा के सैनिक जंगल में आएंगे तो मेरा और अन्य जानवरों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे कुछ करना होगा जिससे ये जंगल न आए। इधर रामू अपने घर पर बैठा परिवार से बातचीत कर रहा था। गीता ने उससे पूछा, रामू जी, सब ठीक तो है ना? कहीं जंगल में आज कुछ हुआ कैसे? बच्चे इतने डरे हुए क्यों थे? गीता, जंगल में से अजीब गरीब सी आवाज़ें आ रही थी। शायद कोई जानवर हमें डराने की कोशिश कर रहा था। उन डरावनी आवाज़ों को सुनकर
ये बच्चे भी डर गए हैं, लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अब मैं अकेला ही जंगल जाया करूँगा, बच्चों को नहीं ले जाया करूँगा। ये कितनी भी जिद करें, क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। अभी मुझे आज ही पता चला उन अजीब गरीब आवाज़ों को सुनकर। नहीं जी, आप भी नहीं जाओगे। कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप कहीं नहीं जाओगे, घर ही रहोगे। अरे गीता, कुछ नहीं होगा, तुम क्यों डर रही हो? खामखा इतनी चिंता कर रही हो। मैं कल अकेले ही जाऊंगा लकड़ियां लेने जंगल में, और कोई नहीं जाएगा, तुम चिंता ना करो। रामू ने तय किया कि वह अगली सुबह अकेले ही जंगल में जाएगा और ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके लाएगा। उसने गीता से कहा, गीता, ओ गीता, मैं जा रहा हूँ जंगल में, तुम बच्चों का ख्याल रखना। मुझे आने में देर हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा ज़्यादा लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में। तुम इन बच्चों का ख्याल रखना, गीता। राजमहल में राजा वीरेंद्र ने मंत्री रघुनाथ और सैनिकों को आदेश दिया। मंत्री, सैनिकों को लेकर जल्दी जाओ और जंगल की निगरानी बढ़ा दो। अगर कोई दुश्मन वहाँ छिपा हो तो उसे तुरंत पकड़ लो, लेकिन खासकर ध्यान रखना कि जंगल के जानवरों को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमारा राज उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जल्दी जाओ। जो हुकुम महाराज, हम अभी जाते हैं जंगल में सैनिकों को लेकर। राजा का यह आदेश सुनकर मंत्री रघुनाथ ने एक गुप्त योजना बनाई। सैनिकों, पूरे जंगल को इंसानों और जानवरों से खाली करवा दिया जाए, ताकि वहाँ राजमहल का एक और किला बनाया जा सके, और जंगल में जो भी संदिग्ध दिखे उसे पकड़ लो, चाहे वह इंसान हो या जानवर। लेकिन राजा को कोई सूचना नहीं मिलनी चाहिए। वो राजमहल मेरे लिए बनेगा, मैं अलग से एक राज्य बनाऊंगा। उधर रामू अपने साथ घनश्याम को लेकर जंगल गया। लोमड़ी ने उन्हें आते देखा। अरे, ये लोग कहीं राजा के सैनिक तो नहीं हैं? मुझे इनको डराना होगा और इनको जल्दी यहाँ से भगाना होगा। लोमड़ी ने डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दिया। घनश्याम, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई जंगली जानवर जंगल में जानबूझकर डरा रहा है। हम जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट चलेंगे। ठीक है घनश्याम, तुम डरो मत। इसी दौरान राजा के सैनिक भी जंगल में आ पहुँचे। उन्होंने रामू और उसके साथी को घेर लिया। सैनिकों ने कहा, तुम लोग कौन हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिकों, हम तो लकड़ारे हैं, हम तो इस जंगल में लकड़ियाँ लेने आए हैं। राजा का आदेश है कि इस जंगल में कोई भी अनजान लोग न घूमे, क्योंकि उनकी जान को यहाँ खतरा हो सकता है। जंगल में कई दिनों से जंगली जानवर और कई अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। हम गांव के किसान हैं और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने आए हैं। हमें नहीं पता सैनिकों कि यहाँ आना जाना मना है, यहाँ कोई भी खतरा भी है, हमें नहीं पता। हम तो यहीं से ही लकड़ियाँ लेकर जाते हैं। अब से इस जंगल में कदम मत रखना, अगर अगली बार दिखे तो सजा मिलेगी। जाओ यहाँ से। लोमड़ी ने सैनिकों और रामू के बीच की बातचीत देखी। उसने सोचा कि मंत्री रघुनाथ का इरादा ठीक नहीं है। उसी रात राजमहल के पास गई और मंत्री के कमरे में घुस गई। रघुनाथ उसे देखकर चौंक गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं जंगल की रक्षक हूँ, तुम्हारी योजना के बारे में सब जानती हूँ। अगर तुमने जंगल को खाली करवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा राज उजागर कर दूंगी, इसलिए दूर रहो मेरे जंगल से, समझे तुम? तुम एक जानवर हो, तुम्हें रोकने की ताकत मेरे पास है। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी मैं कारागृह में डाल सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हा हा हा, चतुराई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर तुमने जंगल में और सैनिक भेजे तो मैं तुम्हारी सारी योजनाएं राजा को बता दूंगी।
कौन सी योजना लोमड़ी, तुम क्या बक रही हो? इतना बोलकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लोमड़ी ने रामू को जंगल के पास बुलाया। रामू, मैं तुम्हें जानती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राजमहल में कुछ गलत हो रहा है। मंत्री रघुनाथ जंगल को खाली करवाना चाहता है। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन हम किसान हैं, अगर जंगल नहीं रहा तो हमारे लिए लकड़ियां और चारे का इंतजाम कैसे होगा? हमारा क्या होगा फिर? हम तो भूखे मर जाएंगे। लकड़ियां नहीं मिली तो हम खाना कैसे पकाएंगे? लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें राजा तक मेरी बात पहुंचानी होगी। पर मुझे क्या मदद करनी होगी तुम्हारी? रामू ने हिम्मत जुटाकर राजा वीरेंद्र से मिलने का फैसला किया। उसने अपने साथ घनश्याम को भी साथ लिया। जब वे राजमहल पहुँचे तो सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने कहा, सैनिकों, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। यह हमारे जीवन और मरण का सवाल है, इसलिए हमें महाराज से मिलने। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया। रामू ने सारा सच बताया, जंगल में सैनिकों की हरकत, मंत्री रघुनाथ की योजना और लोमड़ी की बात। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने रघुनाथ को बुलाकर पूछा, मंत्री, ये क्या सुन रहा हूँ और तुम ये कैसी योजना बना रहे हो? यह जो व्यक्ति बोल रहे हैं, क्या यह सच है? मंत्री रघुनाथ ने बहाना बनाते हुए कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था, इसलिए मैंने जंगल को खाली करवाने के लिए कहा। यह सब मैंने राज्य की भलाई के लिए किया, महाराज। राजा वीरेंद्र ने रामू की बातें सुनने के बाद मंत्री रघुनाथ की ओर गुस्से से देखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में जंगलों और इंसानों के अधिकार समान हैं। उस जंगल पर सबका अधिकार है। जितना इंसानों का है उतना ही जंगली जानवरों का है, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चुप रहो तुम। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मंत्री। अगर तुमने जंगल को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें सजा मिलेगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। क्या तुमने सच में जंगल को खाली करवाने और वहाँ किला बनवाने की योजना बनवाई थी? यह राज्य जंगल और उनके जीवों की रक्षा के लिए है, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए। तुम जंगल को ऐसे खाली नहीं करवा सकते और किसी भी जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। महाराज, मैंने यह सब राज्य की सुरक्षा के लिए किया। जंगल में संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी और मुझे लगा कि वहां किला बनाने से दुश्मनों को रोकने में मदद मिलेगी। महाराज, मुझे क्षमा करो। मैं इस राज्य के खिलाफ नहीं जा रहा था, मैं इस राज्य की भलाई की सोच रहा था। लेकिन राजा को मंत्री की चालाकी समझ में आ गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें राज्य की सुरक्षा के नाम पर अपनी निजी योजनाओं को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है मंत्री। यह जंगल केवल हमारा नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले सभी जानवरों का और गांव वालों का है। तुम्हारी साजिश बेनकाब हो चुकी है मंत्री। तुम पकड़े जा चुके हो अब। महाराज, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ राज्य की भलाई के बारे में सोच रहा था महाराज। तभी वहाँ लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इस मंत्री की गुप्त योजनाओं के सबूत भी दिखा सकती हूँ। मैंने इसे सैनिकों और अन्य अधिकारियों से मिलकर जंगल को खाली करवाने की साजिश करते हुए सुना था। यह केवल जंगल को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आपकी प्रजा के खिलाफ काम भी कर रहा है। मंत्री रघुनाथ, क्या यह बात सच है? यह लोमड़ी सच बोल रही है क्या? नहीं नहीं महाराज, यह लोमड़ी झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज। यह लोमड़ी झूठ बोल रही है महाराज। मैं सच बोल रही हूँ महाराज।
मेरे पास इसके सबूत भी हैं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, मंत्री रघुनाथ के सभी दस्तावेजों और पत्रों की जांच करो। मुझे जल्दी से उसकी पूरी सच्चाई चाहिए। सैनिकों ने मंत्री के कमरे की तलाशी ली और वहां से कई पत्र और नक्शे बरामद किए। उन नक्शों में जंगल के हिस्से को काटकर वहां किला बनाने और व्यापारियों की बस्तियां बसाने की योजना थी। यह देखकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। राजा वीरेंद्र ने मंत्री रघुनाथ को दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री रघुनाथ, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। तुमने न केवल मेरी प्रजा के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि जंगल के सभी जानवरों और गांव वालों का भी दुश्मन बनने की कोशिश की है। मैं तुम्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद से तुरंत हटा रहा हूँ। तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। सैनिकों, जल्दी आओ और इसको पकड़ के ले जाओ। इस दुष्ट मंत्री ने हमारे राज्य को तबाह करने की कोशिश की है। सैनिकों, जल्दी करो, इसको कारागृह में डाल दो। महाराज, 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 मुझसे महाराज गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं हिसाब दोबारा कभी नहीं करूंगा महाराज, माफ कर दो महाराज, महाराज। तुम्हारी यह गलती माफ करने के लिए नहीं है। तुम्हें इस राज्य के लिए निर्वाचित किया गया था, मंत्री पद के लिए। अब से तुम हमारे राज्य की सीमा में कदम नहीं रख सकते। सैनिकों, इस मंत्री को पकड़कर हमारे राजमहल से बाहर निकाल दो और इस पर कोड़े बरसाओ। इसको राज्य की सीमा से बाहर फेंक कर आओ। सैनिकों ने मंत्री को पकड़कर राजमहल से बाहर निकाल दिया। मंत्री को सजा मिलने के बाद राजा वीरेंद्र ने लोमड़ी रामू और घनश्याम को बुलाया और कहा, मैं आपकी हिम्मत और सच्चाई से हमें एक बड़ी भूल करने से बचा लिया। जंगल की सुरक्षा करने के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे। वहां से बिना वजह लकड़ी काटने और जानवरों को परेशान करने पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन गांव वालों की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा। महाराज, हम आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। जंगल हमारे लिए जीवनदायक है और हम हमेशा इसका सम्मान करेंगे और जंगली जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। महाराज, राजा ने लोमड़ी की ओर देखा और कहा, लोमड़ी, तुमने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। तुमने जंगल और प्रजा दोनों की रक्षा की है। अब से तुम्हें इस राज्य की जंगल रक्षक का दर्जा दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज, ये तो मेरा फर्ज था और मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया है, क्योंकि वे जंगल ही हम जानवरों का घर है। राजा ने जंगल के संरक्षण के लिए एक विशेष दल बनाया, जिसमें गांव वालों और सैनिकों को शामिल किया गया। इस दल का उद्देश्य जंगल को सुरक्षित रखना और जानवरों तथा इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखना था। रामू और उसके परिवार ने खुशहाल जीवन जीना शुरू किया और लोमड़ी जंगल में अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से सबका सम्मान पाती रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर हम इस संतुलन को बनाए रखें तो जीवन सुखमय हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने लालच में इसे नष्ट करेंगे तो इसका परिणाम हमारे लिए ही बुरा होगा।